हैं इतिहास की एक ऐसी दास्तां की जो 300 सालों तक चली। ये दिल्ली सल्तनत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां गुलाम सुल्तान बने, जहां एक बेटे ने तख्त के लिए अपने ही बाप का खून बहाया और जहां सत्ता का खेल सिर्फ और सिर्फ क्रूरता और महत्वाकांक्षा से खेला गया। पर एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, महाभारत के पांडवों से लेकर मुगलों तक हर कोई दिल्ली के सिंहासन के पीछे इतना पागल क्यों था? आखिर ऐसा क्या था इस शहर में कि इतिहास के सबसे बड़े बड़े साम्राज्य इसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते थे? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमारा ये सफर शुरू होगा उन गुलामों से जो सुल्तान बने, फिर हम खिलजी राजवंश के खौफ को देखेंगे, तो तुगलकों के पागलपन को समझेंगे और सल्तनत के आखिरी दिनों से होते हुए हम लौट कर आएंगे उसी सबसे बड़े सवाल पर, आखिर दिल्ली ही क्यों? तो कहानी शुरू होती है मामलुक राजवंश से। मामलुक ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है जिस पर किसी का अधिकार हो, यानी गुलाम। हाँ, आपने सही सुना। ये वो लोग थे जो गुलामों की तरह खरीदे बेचे गए, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान बन गए। 1192 में मोहम्मद गौरी की जीत के बाद भारत में सत्ता का एक नया चैप्टर शुरू हुआ और उसकी नींव इन्हीं गुलाम सुल्तानों ने रखी। इस डायनेस्टी ने करीब करीब 84 साल राज किया और इसमें एक से बढ़कर एक किरदार थे। शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने इसे संभाला। रजिया सुल्ताना ने तो इतिहास ही बना दिया और आखिर में बलबन आया जिसने सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये था दिल्ली का पहला सुल्तान और जानते हैं क्या ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, लेकिन ऐसा गुलाम जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था। इतना दरिया दिल था कि लोग उसे लाख बख्श बुलाते थे, मतलब लाखों का दान करने वाला। आज जो हम कुतुब मीनार देखते हैं उसी ने बनवाना शुरू किया था। पर किस्मत देखिए, सिर्फ 4 साल ही राज कर पाया। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और कहानी खत्म। अब यहां एक मजेदार बात है, सल्तनत की शुरुआत तो ऐबक ने की, पर असली खिलाड़ी मतलब द रियल फाउंडर उसका दामाद इल्तुतमिश था। क्यों? क्योंकि उसने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उसने राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली शिफ्ट कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जमाने का सबसे बड़ा खतरा चंगेज खान, उसको भी अपनी समझदारी से भारत में घुसने से रोक लिया था। कमाल की बात है ना। अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए इल्तुतमिश अकेला तो था नहीं। उसने एक टीम बनाई जिसे कहते थे चालीसा या एद 40। आप इसे आज के जमाने का कैबिनेट समझ सकते हैं। ये 40 सबसे पावरफुल सरदारों का एक ग्रुप था जो सुल्तान को सलाह देता था। मतलब पावर का एक बैलेंस बना हुआ था। इल्तुतमिश के बाद आई उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। वो बहुत काबिल थी, पर उस जमाने के मर्दों को, खासकर उन सरदारों को, एक औरत का हुक्म मानना पसंद नहीं आया और नतीजा सिर्फ 4 साल में ही उनकी हत्या कर दी गई। फिर आया बलबन, बिल्कुल रजिया के उलट, एकदम क्रूर, लोहे जैसी पकड़ वाला। उसने खुद को झिल्ले इलाही यानी भगवान की परछाई कहना शुरू कर दिया। और मजे की बात देखिए, जिस चालीसा ने रजिया को हटाया था, बलबन ने उसी चालीसा को खत्म कर दिया जिसका वो खुद कभी मेंबर था। अब बलबन के बाद जो लोग आए वो बहुत कमजोर थे और इसी कमजोरी का फायदा उठाया जलालुद्दीन खिलजी ने। उसने तख्ता पलट कर दिया और बस मामलुक राजवंश का खेल खत्म। दिल्ली पर अब एक नए और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा खूंखार राजवंश का राज्य शुरू हुआ। खिलजी सल्तनत का असली चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी। और इसने जो किया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसने धोखे से अपने ही चाचा ससुर को मार डाला। सिर्फ तख्त के लिए वो सुल्तान से ज्यादा एक लुटेरा था जिसका एक ही मकसद था, साम्राज्य बढ़ाना। अलाउद्दीन मतलब वो एक पहेली जैसा था। एक तरफ उसने सल्तनत को साउथ इंडिया तक फैला दिया, वरंगल को लूटा, और कहते हैं कि कोहिनूर हीरा भी वहीं से आया। उसने मार्केट में प्राइस कंट्रोल जैसा शानदार सिस्टम लागू किया। मंगोलों को तो उसने कई बार हराया, लेकिन एक दूसरा पहलू भी था। कहते हैं कि वो बहुत अय्याश था और उसके हरम में 70,000 से भी ज्यादा लोग थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सब खिलजियों के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे तुगलक। इसकी शुरुआत की गयासुद्दीन तुगलक ने और ये वो राजवंश था जिसने दिल्ली पर सबसे लंबे वक्त तक करीब 94 साल राज किया। पर तुगलक डायनेस्टी का नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है,
मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं इसने भी अपने बाप को मारकर ही तख्त हासिल किया था। ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब अपने टाइम से बहुत आगे सोचता था। पर उसके फैसले इतने अजीब और उल्टे पड़ते थे कि इतिहास में उसका नाम संकी सुल्तान पड़ गया। उसके दो फैसले तो आज भी मिसाल के तौर पर सुनाए जाते हैं। पहला, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी और सिर्फ खुद नहीं गया, पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी को पैदल 1500 किलोमीटर चलने का हुक्म दे दिया। फिर जब समझ आया कि ये बेवकूफ़ी है, तो सबको वापस दिल्ली चलने को कहा। हजारों लोग तो रास्ते में ही मर गए। दूसरा कारनामा, उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह पीतल और तांबे के सिक्के चला दिए। नतीजे, लोगों ने अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। और सोचिए, जब वो मर रहा था तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? आखिरकार सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इससे पता चलता है कि वो खुद कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका था अपने राज से। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जैसा एक अच्छा सुल्तान भी आया। उसने हालात सुधारे भी, पर उसके जाते ही सल्तनत फिर से कमजोर हो गई और इसी मौके का फायदा उठाया मंगोल शासक तैमूर ने। साल था 1398। तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और सिर्फ 5 दिनों में जो कत्लेआम मचाया, उसमें अंदाजा है कि करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए। तैमूर के हमले ने दिल्ली को जैसे तबाही ही कर दिया था। सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इसके बाद के जो दो राजवंश आए, वो बस नाम के ही थे। पहले आए सैयद, ये इतने कमजोर थे कि इनका राज दिल्ली के आसपास बस 50 किलोमीटर में ही सिमट कर रह गया था। उनके बाद आए लोदी, जो पहले अफगान थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। और इस कहानी का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। लोदी वंश का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इतना घमंडी कि उसके अपने ही लोग उसे तंग आ गए थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी लिखकर बुला लिया कि आओ और हम पर हमला करो। और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बस दिल्ली सल्तनत का 300 साल का सफर खत्म हुआ। और यहीं से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की कहानी। तो पूरी कहानी सुनने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 300 साल, इतनी लड़ाइयां, इतना धोखा, इतना खून, आखिर क्यों? दिल्ली में ऐसा क्या था? देखिए, इसके जवाब के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, दिल्ली एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब था, मतलब व्यापार का सेंटर। दूसरा, पैसे का सेंटर भी यही था, सल्तनत के सारे सिक्के यहीं बनते थे। और तीसरा और सबसे जरूरी कारण था इसकी लोकेशन। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह पर थी जहां बैठकर आप पूरे उत्तर भारत पर नजर रख सकते थे, उसे कंट्रोल कर सकते थे। एक तरह का मिलिट्री कमांड सेंटर। तो सीधी सी बात है, जिसने दिल्ली जीती, समझो उसने पूरे हिंदुस्तान का ताला खोल लिया। दिल्ली सल्तनत की